वो रात इमरान ने उसी छोटे से मकान में गुजारी और दूसरे दिन मुंह अंधेरे 2 घंटे की पैदल मुसाफत के बाद आखिर वो जीटी रोड पर पहुंच गए, जहां से वो अमृतसर जाने वाली एक लारी में सवार होंगे। अमृतसर के लारी अड्डे पर पहुंचकर फिरोजुद्दीन ने इमरान से कहा, मैं यहां से वापस चला जाऊंगा, जयराम के पास तुम अकेले ही जाओगे। उसके बाद अगर तुम्हें किसी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी तो जयराम मुझे तुम तक खुद ही पहुंचा देगा। अब तुम जाओ। फिरोजुद्दीन अमृतसर के लारी अड्डे से इमरान से जुदा हो गया। इमरान ने रक्षा लिया और जयराम के मोहल्ले में आकर रक्षा छोड़कर पैदल ही बाज़ार में से गुजरता हुआ जयराम के मंदिर में आ गया। इमरान ने जयराम को अपना आप दिखा दिया था, फिर भी जयराम को पूजा पाठ से फारग होते हुए 1 घंटा लग गया। 1 घंटे बाद वो राम राम सीता राम का पाठ करता हुआ इमरान के पास चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। जयराम ने इमरान से मिशन के बारे में पूछा। इमरान ने उसे पूरी तफसील बता दी और कहा, मैं अब मुंबई वापस जाना चाहता हूँ, इसकी फुल रिपोर्ट देनी है। जयराम ने पूछा, तुम्हारे पास मुंबई जाने का किराया है? इमरान बोला, मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। जयराम ने कहा, तो फिर तुम यहाँ से फ़ौरन चले जाओ। इस वक्त तुम्हें मुंबई जाने वाली कोई ट्रेन नहीं मिलेगी, लेकिन 1 घंटे बाद तुम्हें अमृतसर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। दिल्ली से तुम मुंबई वाली गाड़ी को पकड़ लेना। इमरान ने जयराम का शुक्रिया अदा किया और उठकर खड़ा हो गया। जाने से पहले रवायती तौर पर हिंदुआना अंदाज में हाथ जोड़कर जयराम को प्रणाम किया और खामोशी के साथ वहां से बाहर आ गया। बाजार में उसे एक रिक्शा मिल गया जिसने उसे अमृतसर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। वो सीधा बुकिंग विंडो पर गया। दिल्ली जाने वाली गाड़ी के टिकट मिलना शुरू हो गए थे। इमरान ने कतार में खड़े होकर दिल्ली का 3rd क्लास का एक टिकट लिया और खामोशी से प्लेटफार्म पर आकर बैठ गया। प्लेटफार्म के ऊपर पुलिस के 2 सिपाही चाय के स्टॉल पर खड़े चाय पी रहे थे। इमरान चुपचाप बेंच पर जाकर बैठ गया। बेंच पर उसके साथ 2 और मुसाफिर भी बैठे हुए थे। उनमें से एक नौजवान सिख लड़का था और दूसरा हिंदू लाला था। सिख नौजवान के साथ ही बैठा हिंदी का अखबार पढ़ रहा था। इमरान बेंच के किनारे पर बैठा था और उसने अपना रुख दूसरी तरफ को कर रखा था ताकि किसी मुसाफिर से बात ना करनी पड़े। इमरान की नज़र टी स्टॉल पर खड़े दोनों सिपाहियों की तरफ लग गई थी। दोनों संतरी वैसे तो आपस में बातें करते हुए चाय पीने में मसरूफ़ थे, लेकिन इमरान ने महसूस किया कि इनमें से एक संतरी वक्फे से इस बेंच की तरफ देख रहा है जिस पर इमरान, एक सिख नौजवान और हिंदू लाला बैठे हुए थे। इमरान को यकीन हो गया कि वो पुलिस की निगाहों में आ गया है। वो वहाँ से उठकर किसी दूसरी जगह जाने की सोच ही रहा था कि दोनों संतरी चाय के कप रख कर सीधे इमरान वाले बेंच की तरफ चल पड़े। इमरान ने फ़ौरन सोच लिया कि इस पुलिस की पूछगिछ के जवाब में क्या कहना है। उसने अपना हिंदुआना नाम भी सोच लिया था। फिर भी वो थोड़ी देर के लिए परेशान ज़रूर हुआ था। सिपाही इमरान के सामने आकर खड़े हो गए। तब एक सिपाही ने, जिसने हवालदार का फीता लगा रखा था, सिख नौजवान से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? सिख नौजवान ने कहा, क्यों, क्या बात है? तुम मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? हवालदार ने कहा, अभी बताते हैं तुमने क्या क्या किया है, पहले अपना नाम बताओ। सिख नौजवान ने अपना नाम बताया। हवालदार ने कहा, तुम खालसा कॉलेज यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी हो? सिख नौजवान ने कहा, हाँ, क्यों, तुम्हें कोई इतराज़ है? हवालदार ने लपक कर सिख नौजवान को गर्दन से पकड़ लिया। दूसरे सिपाही ने उसे बाजू से दबोच कर लिया और उसे घसीटते हुए प्लेटफार्म के गेट की तरफ ले गए। इमरान ने खुदा का शुक्र अदा किया कि बला टल गई थी। फिर भी वो बेंच पर से उठकर और प्लेटफार्म के दूसरे सिरे की तरफ चला गया। वहाँ एक स्टॉल बंद पड़ा हुआ था। वहाँ एक तरफ होकर टहलने लगा। ये सिपाही कॉलेज यूनियन के किसी मुजाहरे के चक्कर में नौजवान को पकड़ने के लिए आए थे और उसे पकड़ कर ले गए। कुछ देर के बाद दिल्ली वाली गाड़ी प्लेटफार्म पर आकर लग गई। देखते ही देखते गाड़ी मुसाफिरों से भर गई। इमरान एक डब्बे में चढ़कर कोने में जाकर बैठ गया। जब गाड़ी चल पड़ी तो उसे इत्मीनान का सांस लिया। दिल्ली तक खैरियत रही। दिल्ली पहुंचने के बाद उसने मुंबई जाने वाली गाड़ी का पता किया। मालूम हुआ कि 10 बजे कलकत्ता से एक ट्रेन आएगी, वो मुंबई जाएगी। दिल्ली बड़ा स्टेशन था। प्लेटफार्म पर काफ़ी लोगों का रश था। इमरान एक तरफ होकर बैठ गया। अभी ट्रेन के आने में 2 घंटे बाकी थे। खाना उसने ट्रेन से उतरते ही खा लिया था। 1 घंटे बैठने के बाद वो उठकर जगह बदल कर 2nd क्लास के वेटिंग रूम में चला गया। यहाँ उस वक्त तक बैठा रहा जब तक ट्रेन ना आई। कलकत्ता से आने वाली ट्रेन का ऐलान हो गया तो
दूसरे मुसाफिरों के साथ वो भी वेटिंग रूम से निकल कर आया। ट्रेन में पहले ही काफ़ी रश था। उसने टिकट थर्ड क्लास का ही लिया हुआ था। एक डब्बे में उसे भी जगह मिल गई। जब दिल्ली से ट्रेन निकली तो इमरान को महसूस हुआ कि वो किसी हद तक हसास और ख़तरनाक इलाके से निकल आया है। मुंबई आकर उसने सेठ सितार के रेस्ट हाउस में पहुंचते ही उसे फ़ोन करके बताया कि मैं वापस आ गया हूं। सेठ सितार 1 घंटे के बाद उसके पास पहुंच गया। इतनी देर इमरान ने एक कापी के 2 कागज़ पर अपनी कारकर्दगी की पूरी रिपोर्ट लिख दी। इसने रिपोर्ट सेठ सितार के हवाले की और कहा, इसे पढ़ लीजिए। सेठ सितार ने रिपोर्ट पूरी तवज्जो से पढ़ी, फिर उसे तय करके अपनी सदरी में अंदर वाली जेब पर रख लिया और बोला, तुमने अपने मिशन की बाखूबी तकमील की है। मैं ये मुतलका लोगों तक पहुंचा दूंगा। इनकी तरफ से जो जवाब आएगा उससे तुम्हें आगाह कर दूंगा। इतनी देर तक तुम्हें इसी रेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा और बाहर नहीं निकलना होगा। इमरान बोला, मैं समझ गया। आपके ख्याल में इस रिपोर्ट का जवाब कब तक आ जाएगा? सेठ सितार ने कुछ सोच कर कहा, मेरा ख्याल है 1 हफ्ता तो ज़रूर लग जाएगा। इमरान ने अपने साथी कमांडो जबरान के बारे में पूछा तो सेठ सितार ने कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि कमांडो जबरान का 2 रोज़ पहले मुझे पैगाम मिला था कि वो 3 दिन के बाद मुंबई पहुंच रहा है। मेरा ख्याल है वो कल शाम तक किसी वक्त भी पहुंच जाएगा। अच्छा है तुम अकेले बोर नहीं होगे। दूसरी शाम को कमांडो जबरान भी रेस्ट हाउस में पहुंच गया। दोनों पुराने साथी एक दूसरे से बगलगीर होकर मिले। दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी दास्तानें सुनाई कि इनके साथ क्या क्या गुजरी। कमांडो जबरान ने इमरान के दोनों मिशनों की बेहद तारीफ़ की और कहा, तुमने जो काम किया है वो हर एतबार से काबिल कदर मुहिब्बुल वतनी के आला जज्बे की अलामत है। इमरान बोला, तुम ख्वामख्वाह तकल्लुफ़ कर रहे हो, ये तो हमारी ड्यूटी है। सिपाही को हर हालत में अपनी ड्यूटी अदा करनी पड़ती है, ये इसका फ़र्ज़ होता है। जबरान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि अब हमें यहाँ से सीधा कश्मीर के माज़ पर जाना चाहिए। वहाँ के हालात का तकाजा है कि हम वहाँ जाकर जहाद में शरीक हों और वहाँ हमारी ड्यूटी इसे भी अदा करना है। इमरान ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन मैंने एयरपोर्ट की जो रिपोर्ट ऊपर भिजवाई है उसका जवाब सेठ सितार के कहने के मुताबिक 1 हफ्ते के बाद मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ से निकल सकते हैं। जबरान बोला, 1 हफ्ता तो हमें ठहरना ही पड़ेगा। दोनों कमांडो दोस्त बड़ी देर तक बैठे बातें करते रहे। दोनों का वक्त बड़ी दिलचस्पी से गुजरता रहा। 2-3 दिन 4 दिन गुजर गए। चौथे दिन सेठ सितार ने रात के 11 बजे आकर बताया कि उनकी रिपोर्ट हकाम बाला तक पहुंच गई है। इमरान ने पूछा, क्या वो इस रिपोर्ट से मुतमिन है? सेठ सितार ने कहा, वो इस रिपोर्ट से पूरी तरह मुतमिन है और इन्हें एयरपोर्ट के बारे में जो मालूमात दरकार थी वो मिल गई हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ऊपर से एक और नए मिशन के आर्डर आ गए हैं। नया मिशन? इमरान ने पूछा। सेठ सितार ने कहा, हाँ, लेकिन ये मिशन मेरा ख्याल है तुम्हारे पहले तमाम मिशनों से ज़्यादा ख़तरनाक मगर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इमरान ने सवाल किया, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये मिशन क्या है? कमांडो जबरान भी पास बैठा यह गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। सेठ सितार ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, तुमने निकोबार के जजीरे की एटमी रिसर्च लेबॉर्ट्री को तबाह करके बड़ा कारनामा अंजाम दिया था, मगर तुम्हारे इस कारनामे से ये प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। इस लेबॉर्ट्री में ऐसे न्यूक्लियर वॉरहेड वाले छोटे मिसाइल तैयार किए जा रहे थे जो त्यारा फ़िज़ा में निशाना बनाकर उसको तबाह करने की अहलियत रखते हैं। तबाह होने वाले त्यारे अपने हवाबाज समेत न्यूक्लियर ब्लास्ट की शिद्दत हरारत से पिघल कर भाप बन जाता है और इस का मलबा नीचे गिरने और ना कोई सबूत रहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह भारत हमारे त्यारे हमारी हदूद के अंदर भी तबाह कर सकता है और चूँकि त्यारा का मलबा भी बाकी नहीं रहता, इसलिए भारत का ये जुर्म साबित नहीं हो सकता। इसने हमारी बैनुल-अक़वामी हदूद के अंदर आकर ये जारहाना इक़दाम किया है। इमरान ने कहा, इसलिए तो मैंने भारत की इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए तबाह बर्बाद कर दिया था। सेठ सितार ने कहा, इसकी वजाहत मैं करने वाला था। हकीकत ये है कि इस प्रोजेक्ट का काम कुछ वक्त के लिए रुक ज़रूर गया था, मगर प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ था। वो कैसे? इमरान ने पूछा। सेठ सितार ने कहा, वो ऐसे कि इसी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दिमाग अभी ज़िंदा हैं। तुम यूँ समझ लो कि दरख्त तो तुमने ज़रूर काटा है मगर इसकी जड़ें नहीं उखाड़ी। इसकी जड़ें अभी भी ज़िंदा हैं और वो बहुत जल्द दोबारा दरख्त पर आग उगलने वाला मटीरियल तैयार कर रही हैं।
इमरान ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। सेठ सत्तार बोला, हमारी खुफिया एजेंसी ने हमें जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक फ़िज़ा में फ़िज़ा के साथ मार करने वाले इस ख़तरनाक न्यूक्लियर मिसाइल के प्रोजेक्ट के पीछे साइंसदान का दिमाग काम कर रहा है और जिसके पास इसका साइंसी फार्मूला है। सिर्फ ये कि अभी ज़िंदा है, बल्कि इस न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ काम शुरू कर दिया है। ऊपर से हमें ब्रीफ किया गया है कि जब तक ये सारे साइंसदान ज़िंदा हैं, इसकी खुफिया लेबॉर्ट्री में काम हो रहा है, पाकिस्तान पर दुश्मनों का ख़तरा मुसलसल मंडराता रहेगा। हमें ये भी रिपोर्ट मिली है कि इस न्यूक्लियर वॉरहेड रॉकेट का फार्मूला साइंसदान ने इंतहाई सिक्योरिटी के पेश नज़र किसी जगह लिख कर नहीं रखा था, बल्कि इस फार्मूले को ज़बानी याद कर रखा था और सिवाय इस साइंसदान के दूसरे भारतीय साइंसदानों को इस फार्मूले का इल्म नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है कि इस साइंसदान के साथ एक बंगाली साइंसदान औरत भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, उसको भी ये फार्मूला याद करवाया गया है ताकि किसी नागहानी हादसे की सूरत में बंगाली साइंसदान औरत की सरकर्दगी में न्यूक्लियर वॉरहेड प्रोजेक्ट पर काम जारी रखा जा सके। इमरान और जबरान बड़े गौर से सेठ सत्तार की गुफ्तगू को सुन रहे थे। जबरान ने पूछा, इस साइंसदान का नाम क्या है और ये लोग इंडिया के अंदर किस खुफिया जगह पर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किस दूसरे मुल्क मसलन इसराइल में इस पर काम हो रहा है? सेठ सत्तार बोला, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने इसराइल के साथ खुफिया जंगी मुआहदे कर रखे हैं और इसराइल ही न्यूक्लियर प्लांट और न्यूक्लियर मिसाइलों और एटम बमों की भारी मिकदार में इसकी मदद कर रहा है। इसके बावजूद कोई मुल्क अपने किसी दोस्त मुल्क को भी खुफिया मुआहदे के होते हुए ये इजाज़त नहीं दे सकता कि वो इसके मुल्क के साथ बैठकर इस किस्म के प्रोजेक्ट पर काम करे। ये काम छुपे नहीं रहते और इनसे मुल्क की बदनामी हो सकती है और दूसरा मुल्क इसके ख़िलाफ़ UNO में भी एहतजाज कर सकता है। चुनांचे भारत ये काम अपने मुल्क के अंदर ही जारी रखते हुए ये काम कर रहा है। इमरान ने पूछा, इंडिया में वो कौन सी जगह है जहां इस प्रोजेक्ट पर ये साइंसदान दिन रात काम कर रहे हैं? सेठ सत्तार बोला, इस जगह को हमारी इंटेलिजेंस बड़ी गर्मजोशी के साथ तलाश कर रही है। मुझे उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट के खुफिया मुकाम का सुराग मिल जाएगा। सेठ सत्तार ने इस अहम मंसूबे पर अपनी बात ख़त्म की तो कमरे में खामोशी हो गई। इमरान ने पूछा, वो साइंसदान जो इस खुफिया प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इसका नाम क्या है? भारत के किस सूबे का रहने वाला है? सेठ सत्तार बोला, अभी मुझे ये मालूम नहीं है। मेरा ख्याल है कि जब मुझे इस बारे में मज़ीद ब्रीफिंग मिलेगी तो मैं आपको आकर ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। कमांडो इमरान ने कहा, अगर खुफिया न्यूक्लियर फार्मूले का इल्म सिर्फ एक साइंसदान और उसकी असिस्टेंट बंगाली साइंसदान औरत को है और ये प्रोजेक्ट इस कदर अहमियत का हामिल है तो सिक्योरिटी का भी बेहद बंदोबस्त किया गया होगा। सेठ सत्तार कहने लगा, बात यह है कि निकोबार जजीरे के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की तबाही के बाद इस साइंसी वर्कशॉप की सिक्योरिटी बेहद सख्त कर दी गई है। इसकी नौयत क्या है? क्या वहाँ भारत की कोई कमांडो बटालियन तैनात है? इसके बारे में भी मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन बहरहाल तुम लोगों को इस मिशन के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत अहम मिशन है और इस मिशन में ना सिर्फ ये कि आपको ये खुफिया साइंसी वर्कशॉप तबाह करनी है, बल्कि दोनों साइंसदानों को भी मौत के घाट उतारना होगा ताकि इनकी ईजाद और हलाकत खेज फार्मूला इनके साथ ही हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाए। कमांडो इमरान बोला, इस मिशन के लिए आप हमें हर वक्त तैयार समझें। सेठ सत्तार ने कहा, हम यही चाहते हैं। बाकी तमाम ज़रूरी मालूमात आपको इंशाल्लाह एक हफ़्ते के अंदर अंदर मिल जाएंगी। मेरी इतला के मुताबिक हमारे आला सतह के सुराग रसां इस सिलसिले में बड़े सरगर्मी से काम कर रहे हैं। इसके थोड़ी देर बाद सेठ सत्तार अगले रोज़ आने का कह कर चला गया। इसके जाने के बाद इमरान ने बूढ़े मुलाजिम से कहा कि चाय बनवाएं और दोनों कमांडो दोस्तों ने अपने नए मिशन के नशेबो फराज पर बात करना शुरू कर दी। कमांडो जवान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि इतना हसास प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त होगी और अगर ये प्रोजेक्ट भारत के मुल्क के अंदर ही किसी जगह पर हो रहा है तो मुझे यकीन है कि कुछ नहीं तो भारत की कमांडो फोर्स की एक बटालियन ज़रूर तैनात होगी।
इमरान ने चाय का घूंट लगाते हुए कहा, इंडियन कमांडो फोर्स से निपटना हमें आता है, बल्कि यही हमारा काम रहा है। लेकिन अगर इन्होंने खुफिया प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द ज़मीन 2 सुरंगें बिछा रखी हैं तो ये हमारे लिए मसला बन सकती हैं, क्योंकि रात के वक्त तो हमें इनका बिल्कुल ही पता नहीं चल सकता। चुनाचे इसके सद्देबाब के लिए पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि ज़मीन 2 सुरंगें कहाँ कहाँ ज़मीन के अंदर बिछाई गई हैं, और या फिर सुरंगों से पाक कौन सा रास्ता है। कमांडो इमरान कहने लगा, मेरा ख्याल है कि वहाँ इन लोगों ने बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई होंगी, ये उनके लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। उन्हें अगर डर है तो सिर्फ दूसरे ममालिक के जासूस कमांडो का होगा, और इनके लिए उन्होंने हर किस्म की सिक्योरिटी इंतजाम किया होगा। खारदार बाड़ लगाई होगी, मशीन गनों के पोशीदा मोर्चे बनाए होंगे, दरख्तों के इर्द गिर्द टहनियों पर भी कोई ना कोई टार्च और मचानों के ज़रिए टावर लगाए होंगे। सफ़ेद कपड़ों में अपने जासूसों को छोड़ रखा होगा जो टारगेट के आसपास मंडलाते रहते होंगे। हाँ, ऐसा इंतज़ाम ज़रूर किया होगा। कमांडो इमरान ने गहरा सांस लेते हुए कहा, बहरहाल इस हफ्ते सब मालूम हो जाएगा। सेठ सतार का आला खुफिया हलकों से रब्ता है। वो हर रोज़ रात को इमरान कमांडो जबरान से मुलाकात करने रेस्ट हाउस में आता और थोड़ी देर के बाद चला जाता। इस तरह एक हफ्ता गुजर गया, फिर हफ्ते के ऊपर मज़ीद 2 दिन गुजर गए। इमरान ने सेठ सतार से कहा, सतार साहब, कहीं ऊपर के हल्के की इंटेलिजेंस दुश्मनों के खुफिया प्रोजेक्ट के सुराख लगाने में नाकाम ना हो गई हो। उसने हल्के तबस्सुम के साथ कहा, तुम हमारी इंटेलिजेंस के हैरत अंगेज़ कारनामों से अभी वाकिफ़ नहीं हो। इन लोगों में जिस तरह की नज़र होती है ज़मीन के अंदर और समुंदर के गहराइयों तक, ये हर चीज़ का पता चला लेते हैं। फ़िक्र ना करो, 1-2 दिन में हमें सब मालूम हो जाएगा।